Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Class। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी जूनियर असिस्टेंट टीचर्स के लिए जो एडिट कॉलेज में टीचर्स की वैकेंसी है उसका जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आप तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से इंग्लिश की तैयारी करें। इंग्लिश के जो सिलेबस है उसको लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। दोस्तों एक तरफ आप देख रहे हैं कि यूपी टीजीटी की वैकेंसीज है, दूसरी तरफ यूपी पीजीटी है और इसके अलावा जीआईसी है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एडिट कॉलेजेस में जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज हैं ये है। अब वर्कलोड तो बहुत ज्यादा हो चुका है। अब मन में ये भी शंका है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या तैयारी करें क्या ना करें, बहुत सारी बातें हैं। तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि पेन इज गेन, कि अगर जो आपको दर्द मिलता है उस दर्द में भी राहत हो सकती है, क्योंकि आज जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष कल आपको कोई ना कोई एक नया परिणाम, एक नई शक्ति आपके लिए लेकर आ सकता है। तो मैं तो बस आपके लिए इतना ही कहूंगा क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि दर्द आज का कल के लिए तेरी राहत बन जाएगा। दर्द आज का कल के लिए तेरी राहत बन जाएगा, तेरा हर एक सपना हकीकत बन जाएगा। दर्द आज का कल के लिए तेरी राहत बन जाएगा, तेरा हर एक सपना हकीकत बन जाएगा। बस तो अपने अरमानों को कभी मिटने ना देना, बस तो अपने अरमानों को कभी मिटने ना देना, बस तू खुद को कभी झुकने ना देना, बस तू खुद को कभी झुकने ना देना। मन के पिटारे में अपने अरमानों को घुटने ना देना, क्योंकि अक्सर होता है कि हम मन में ही चीजों को रख लेते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूं कि मन के पिटारे में अपने अरमानों को घुटने ना देना। संघर्ष ही मांग है जीवन की, संघर्ष ही मांग है जीवन की, इस तथ्य को तू पहचान लेना। संघर्ष ही मांग है जीवन की, इस तथ्य को तू पहचान लेना। आज के दर्द में छुपी है तेरे आने वाले कल की खुशी, आज के दर्द में छुपी है तेरे आने वाले कल की खुशी। बस इतनी सी बात को तू जान लेना, बस इतनी सी बात को तू जान लेना। दर्द आज का फिर तेरे कल के लिए राहत बन जाएगा, दर्द आज का फिर तेरे कल के लिए राहत बन जाएगा। तेरा हर एक सपना हकीकत बन जाएगा, तेरा हर एक सपना हकीकत बन जाएगा। बस तू खुद को कभी झुकने ना देना, अपने अरमानों को कभी मिटने ना देना। तो दोस्तों अपने अरमानों को संजोए रखना है, अपने अरमानों के लिए संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगी और बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं मिलने वाला। और गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही फल है। तो अपने जो कर्म है उसको तो करते रहना है, अपने कर्म के पथ पर चलते रहना है, सफलता तो मिलकर रहेगी। तो सफलता के लिए आपको थोड़ा सा पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो उसी लगन के साथ आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की कि क्या तैयार करें क्या ना तैयार करें, किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम कम है, तैयारी ज्यादा है। तो कैसे अपनी रणनीति बनाएं, किस प्रकार से पढ़ें और कैसे लड़ें, वो चीज आपको तैयार करनी है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, जैसे कि राइटर्स की बात करें, राइटर्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि सर कौन से राइटर्स हमें तैयार करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए। मेरे पास जो मैसेज आए तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज, जब आप इंग्लिश लिटरेचर को तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो मेन चीज आती है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही सब कुछ हो जाता है। अब सब कुछ कैसे हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड की। ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड में कौन कौन से मेन वर्क रहे, इसके कौन से मेन राइटर्स रहे और इसकी क्या उपलब्धियां रही, क्या फैक्ट्स रहे, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड में। इसके बाद मिडिल इंग्लिश में भी वही बात हम डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट फेमस जो इंग्लिश लिटरेचर का जो मेन स्टार्टिंग हम जैसे कह सकते हैं, तो दोस्तों ये इंग्लिश रेनेसा पीरियड, जो कि अपने आप में बहुत बहुत स्पेसिफिक है, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो उनको इसको इंग्लिश रेनेसा को आपको अच्छी तरह तैयार करना होगा। देन रेस्टोरेशन एज, 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ऑगस्टन एज,
ठीक है ना, इन नामों से इसको जाना जाता है। फिर रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। तो ये आज तक के जो एज है हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ये आपके सामने पूरा चार्ट है। तो आपको क्या तैयार करना है इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, एक तो डेट आपको तैयार करनी है कि कब से कब तक जो पीरियड रहा वो कब तक रहा। दूसरा पॉइंट आप जो तैयार करेंगे दोस्तों, वो तैयार करेंगे कि इन एजेस में कौन कौन से राइटर्स हुए, और जो राइटर्स हुए उनके जेनर्स, या आप तैयार करेंगे कि पोएट्री के फील्ड में कौन थे, प्रोज के फील्ड में कौन थे, नॉवेल्स के फील्ड में कौन थे, प्लेस के फील्ड में कौन थे। इस तरह से इनको बांट लेंगे, डिवीजन तैयार कर लेंगे अपना, और किस जो कौन सा जोन था जो ज्यादा पॉपुलर रहा, किस जोन को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, उस चीज को आप तैयार करेंगे। और इस एज के राइटर्स के क्या अचीवमेंट्स रहे वो भी आपको तैयार करना होगा। हर एजेस को स्पेसिफिकली ऐसे ही लेकर चलना है। इस प्रकार से आप यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर आपके आते हैं राइटर्स एंड देयर वर्क्स। राइटर्स एंड देयर वर्क्स तैयार करने हैं, वो कैसे तैयार करेंगे, जब मैं आपको तैयारी कराऊंगा, जब मैं आपको इसका पूरा कोर्स कराऊंगा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमारी जो क्लास है इंग्लिश की चालू भी हो चुकी हैं, और इंग्लिश की जो क्लासेस हैं उसमें मैं आपको किस प्रकार से कराने वाला हूं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये पीरियड पढ़ाया, तो हम क्या करेंगे, अलग से ना लेके वहीं से ही राइटर्स को लेते चलेंगे। पहले किस एज के कौन से राइटर्स आए, उनका वर्क्स कौन सा आया, तो उसको इस प्रकार से आपको तैयार करना है। उनके वर्क्स, उनके राइटर्स, उनके अचीवमेंट्स, वो सारी चीजें हम तैयार करेंगे। और फिर बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एक साथ पॉइंट से क्वेश्चंस, ठीक है, फैक्ट्स से रिलेटेड उसके जो फैक्ट्स रहे और जो अचीवमेंट्स रहे, और इसके अलावा जो राइटर्स रहे और उनके जो वर्क्स रहे, उनका पूरी लिस्ट इस प्रकार से आपको तैयार कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करने हैं लिटरेरी टर्म्स। जब आप पढ़ते हैं लिटरेचर को तो दोस्तों लिटरेरी टर्म्स को तो तैयार करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। लिटरेरी टर्म्स आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। तो इसमें पूरा का पूरा जो लिटरेचर के जो टर्म्स होते हैं सारे, वो उनमें से जो मेन टर्म्स हैं वो आप यहां पर तैयार कराए जाएंगे, और वही आपको तैयार करने का। जो आप खुद से भी तैयारी करते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी तरीका है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही क्लास को ज्वाइन करें और आप मेरी क्लास ज्वाइन कर तैयारी करें, ये जरूरी नहीं है। ये तो एक तरह से हेल्पफुल हो जाएगी बस क्लास अगर जो आप ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो अपनी खुद भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं ना कि हम स्वयं ही अगर जो कुछ मेहनत करें तो हम अपने सेल्फ बिल्डर हो सकते हैं। हम स्वयं अगर जो संघर्ष करें, खुद भी करें, तो खुद भी जो एक परिणाम है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। और वो आपके लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि कहते हैं ना कि आपका अगर जो कोई चीज अपनी होती है तो अपने से लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम कम है, तो अगर जो आप इस शॉर्ट टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी पेड क्लास है। और इसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। जीएसबी जो नितिन सर कराएंगे, इंग्लिश जो जिसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, और पूरी एक रणनीति के साथ तैयारी कराई जाएगी। और इस बात का दावा है कि सफलता आपको मिलकर रहेगी अगर जो आप मेहनत करेंगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्तों, दोनों हाथों से ताली बजती है। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, डेडिकेशन आपको भी देना पड़ेगा, और बल्कि मैं कहता हूं साहित्य से जुड़ रहे हैं तो साहित्य से एक लगाव रखना पड़ेगा, साहित्य से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तब आप इस साहित्य को समझ पाएंगे, तब ये साहित्य आपकी रूह में उतर पाएगा। तो दोस्तों साहित्य के लिए थोड़ा सा साहित्यिक तो बनना पड़ेगा ना, तो आप थोड़े से लिटरेरी हो जाइए, थोड़ा सा अपने अंदर वो पैशन लाइए लिटरेचर को पढ़ने का। फिर देख लेना, फिर बर्डन नहीं फील करोगे, फिर कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज सीरियस है, कोई चीज कठिन है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा आप इसका आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे लिटरेचर को। तो दोस्तों इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स तैयार करने हैं, फिर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आपको तैयार करने हैं। इसके साथ साथ मेन कैरेक्टर्स, ये भी ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। मेन कैरेक्टर्स जो लिटरेचर में जो मेजर वर्क्स हुए हैं उनसे कहीं से भी कौन से क्वेश्चंस कैरेक्टर्स के बेस पर आ सकते हैं, वो भी यहां पर तैयार कराए जाएंगे आपको। तो मेन कैरेक्टर्स जो है लिटरेचर में वो भी आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा ग्रामर की बात करें तो जो आपकी जनरल ग्रामर है, जो आप टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों, वही ग्रामर है, वही सब कुछ आपको तैयार करना है। उसमें टेंस आपके आ जाते हैं, सिंटैक्स आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है ना, जंबल वर्ड्स आ जाते हैं, और इसके अलावा वोकैब पार, जो वोकैब है, वर्ड पार,
वो आपका सेक्शन वो वाला आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको वही सिलेबस जो है ग्रामर का और कॉम्प्रीहेंशन वो सारा आपको उसी तरह से तैयार करना है। सॉरी। अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज की जो हमारे पीरियड्स रहे उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको दे देता हूं कि किस प्रकार से आपको इनको तैयार करना है। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड जो रहा इंग्लिश लिटरेचर में वो कब से कब तक रहा? 450 से 1066 तक, 450 से 1066 तक ये हमारा पीरियड चला। जो कौन सा पीरियड? जो ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड है, इसके बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन नॉलेज दूंगा कि जो ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड है ये क्या है और इसमें क्या क्या मतलब अचीवमेंट्स हुए, कौन से राइटर्स हुए, इसके बारे में भी एक आउटलाइन नॉलेज आज आपको दी जाएगी। और इसके बाद दोस्तों फिर हमारा आता है मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम 1066 टू 1500, ठीक है ना, 1066 से 1500 तक ये एज रहा। स्पेसिफिकली आप इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो 450 से 1066 तक रहा, फिर 1066 से स्टार्ट हो गया, 1500 तक रहा। इसके बाद जो द मेन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश रेनेसा जैसे कि आप जानते भी हैं कि रेनेसा क्या होता है? रेनेसा रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग of ancient Greek classical culture in Europe called Renaissance in English literature। जो यूरोप की जो ग्रीक की ओल्ड कल्चर थी, ट्रेडिशंस थी, उनका यूरोप में एक तरह से रीबर्थ होना, वो उसका रिवाइवल होना, उसका रीअवेकनिंग होना क्या कहलाया? वो रेनेसा कहलाया। और दोस्तों ये जो रेनेसा एज है इसके फैक्टर्स, इसके अचीवमेंट अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि इससे रिलेटेड ब्लैक डेथ के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ब्लैक डेथ जो था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाली घटना, इससे रिलेटेड पूछ ली जाती है और इसके जो राइटर्स हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो रेनेसा एज है, रेनेसा एज में हम इंग्लिश लिटरेचर को कितने महान राइटर्स दिए हैं, शेक्सपियर जैसे राइटर्स भी हमें इस पीरियड में मिलते हैं। तो अपने आप में बहुत स्पेशल एज है दोस्तों। अच्छी तरह से इस एज को तैयार करना है, चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या मुझसे तैयार कर मतलब मेरे थ्रू पढ़ रहे हो, लेकिन आपको तैयारी पूरे मन से करनी है और ढंग से करनी है। इसके बाद दोस्तों इसमें आता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 1660 टू 1700। 1660 से कब तक ये चला? 1700 तक ये एज हमारा चलता है। इस चार्ट को माइंड में सेट कर लेना साथियों। 18th century, age of enlightenment, age of prose and reason, Augustan age that is called, started in 1700 and went up to 1798। ध्यान रखना कब स्टार्ट हुआ? 1700 से 1798। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि लास्ट वाली फिगर है उसको तो आपको ध्यान रखना है, फिर उससे आगे तक का तैयार करना है। रेस्टोरेशन एज 1660 1700, फिर 18th century, एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ऑगस्टन एज 1700 टू 1798। फिर इसके बाद आ जाता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म स्टार्टेड इन 1798 एंड वेंट अप टू 1837। ये कब स्टार्ट हुआ? 1798 में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ और कब तक चला? 1837 तक ये चला। विक्टोरियन एज स्टार्टेड इन 1837 एंड वेंट अप टू 1901। मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड इन 1901 एंड वेंट अप टू 1922। एंड पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्टेड इन 1922 एंड वेंट अप टिल टुडे। जो आज का जो हमारा वर्तमान एज साथियों जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में करंट एज जो साहित्य में चल रहा है, जो लिटरेचर में हमारा, वो कौन सा है? वो है पोस्ट मॉडर्न एज। कौन सा एज है? पोस्ट मॉडर्न एज। एक बार फिर से समझिए, अच्छी तरह से दिमाग में बिठाइए। ओल्ड इंग्लिश जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ये 450 में स्टार्ट हुआ और 1066 तक ये चला। इसके बाद मिडिल एज जो है मिडिल इंग्लिश, ये 1066 में स्टार्ट हुआ, 1500 तक चला। इसके बाद इंग्लिश रेनेसा, जिसको रेनेसा एज कहा जाता है, जिसको जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता है, जिसको एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, जिसको एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश रेनेसा मेनली स्टार्टेड इन 1500 एंड वेंट अप टू 1660। And restoration period, restoration is started in 1660 and went up to 1700. 18th century, age of enlightenment, age of prose and reason, Augustan age, started in 1700 and went up to 1798. इसके बाद दोस्तों रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म 1798 से 1837 तक, विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक, मॉडर्न एज 1901 से 1922 तक और पोस्ट मॉडर्न एज 1922 से टिल टुडे आज तक।
तो आपको तैयार कैसे करना है वही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं। मेन पॉइंट्स आपको इनके तैयार करने हैं, हर किसी एज के पॉइंट्स आप बनाइए, अलग अलग उसमें उनको डिवाइड कीजिए और इसके अलावा उनके राइटर्स अलग लिखिए, उनके वर्क्स को तैयार कीजिए। राइटर्स के जो वर्क्स हैं उनके मेजर कैरेक्टर्स कौन से रहे हैं उनको आपको तैयार करना है, और जो मेन वर्क्स हैं, कुछ पोएम्स हैं, अगर पोएम्स से जो फेमस पोएम्स हैं उनकी लाइंस भी आपको तैयार करनी होगी। तो दोस्तों इतना पढ़ना होगा, डेप्थ में जो है आपको जाना है। बट यहां पर जो स्टडी मैं कराने वाला हूं दोस्तों वो पॉइंट टू पॉइंट होने वाली है, टाइम कम है, लेकिन चीजों को मैं बताता हुआ भी चलूंगा। आपको ऐसा भी फील नहीं होने दूंगा कि मैं पूरा डिटेल में नहीं गया, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है कि सब चीज आपको मिल रही है। दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड आता है और ये हमारा लिटरेरी टर्म भी है, एफोरिज्म। एफोरिज्म एक वर्ड आता है, एफोरिज्म। तो मैं जो अब आपको स्टाइल फॉलो करने वाला हूं यहां पर, मैं वही स्टाइल आपके साथ फॉलो करूंगा, एफोरिस्टिक स्टाइल, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर की भाषा में क्या कहेंगे, एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिज्म क्या होता है आपने सुना होगा। एफोरिज्म का जो सबसे मेन अच्छा जो यूज हमें देखने को मिलता है वो फ्रांसिस बेकन के वर्क में देखने को मिलता है। फ्रांसिस बेकन का आप कोई भी ऐसे उठा लीजिए, आप ऑफ स्टडी उठाइए, ऑफ ट्रूथ उठाइए, ऑफ रिवेंज उठाइए, कोई भी ऐसे आप लीजिए, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ लीजिए, सभी में आपको जो स्टाइल देखने को मिलेगा वो कैसा है, एफोरिस्टिक स्टाइल। आपने गौर किया होगा कि वो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बहुत डीप मीनिंग होता है, उसमें गागर में सागर भरा हुआ होता है। तो दोस्तों उसी रणनीति के साथ मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूं। ये मान लीजिए कि गागर में सागर वाली तैयारी आपकी होने वाली है कि आपको पॉइंट्स में पूरा डेप्थ में सब कुछ आ जाएगा। कहने को पॉइंट्स होगा लेकिन सारी डिटेल भी होगी। तो उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, आपके पॉइंट्स तैयार कराए जाएंगे और थोड़ा स्पीड में चलेंगे, लेकिन स्पीड से मतलब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि अगर जो हमने समझौता कर लिया तो फिर इसका मतलब कि हम तो हार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें हार की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें तो जीत की तरफ बढ़ना है। और जीत कब मिलेगी, जीत तब मिलेगी जब हम पूरी तरह से जी जान लगा देंगे और अच्छी तरह से और माइंड से भी वर्क करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जॉर्डन की पोएम्स में, जॉर्डन जो है वो एक चीज का यूज करते हैं दोस्तों, विट का। जॉर्डन की कविताओं में आपको विट देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो भी हम यूज करेंगे पूरी तरह से। और जैसे कि जॉर्डन की कविता, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कैनोनाइजेशन का। कैनोनाइजेशन में क्या होता है, कैनोनाइजेशन जॉर्डन की एक पोएम है, उसमें जॉर्डन जो है अपनी प्रेमिका से प्रेम कर रहे होते हैं और उनका जो एक दोस्त है वो आके उनको डिस्टर्ब कर देता है। तो तब जॉर्डन अपने दोस्त से कहते हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माय पास सी और माय गाउट, और 5 ग्रे हेड एंड फॉर्च्यून फ्लाउट। अरे भगवान के वास्ते भैया चुप हो जा और मुझे प्यार करने दे। जब मुझे लकवा मार जाएगा क्या मैं तब प्यार करूंगा? जब मुझे गठिया का दर्द होने लगेगा क्या मैं तब प्यार करूंगा? जब सिर पर मात्र 5 बाल रह जाएंगे वो भी सफेद, क्या तब मेरे प्रेम करने की उम्र होगी? तो प्लीज तुम चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो। वो ये बात कहते हैं अपने दोस्त से, और बहुत सारे उदाहरण देते हैं, तरह तरह के उदाहरण देते हैं। खुद की तुलना कभी वो कैंडल से करते हैं, टैपर से जो कि मोमबत्ती से तुलना करते हैं, अपनी तुलना प्रकार की 2 टांगों से करते हैं, सोने से करते हैं। तो अलग अलग रूप में वो अपनी तुलना करते हैं। तो ये जो जॉर्डन है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जॉर्डन अपने प्रेम को प्रूफ करने के लिए अलग अलग पोएम्स में अलग अलग उदाहरण देते हैं। कैनोनाइजेशन में वो किससे तुलना करते हैं? टैपर से, अपनी कैंडल से तुलना करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि हम एक मोमबत्ती की तरह हैं जो हम एक साथ ही रहते हैं। इसके अलावा वो अपनी तुलना फिनिक्स बर्ड से करते हैं। फिनिक्स एक ऐसी माइथोलॉजिकल चिड़िया जिसका हाफ बॉडी मेल का होता है, हाफ फीमेल का होता है। ऐसे ही वो वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में अपनी तुलना एक प्रकार की 2 टांगों से कर देते हैं पोएम में। और तो दोस्तों वो जिस प्रकार से तुलना करते हैं, बहुत सारा कंपैरिजन देते हैं, लेकिन उनका जो दोस्त है, बात हम कैनोनाइजेशन की कर लेते हैं। कैनोनाइजेशन पोएम में उनका जो दोस्त है वो वहां से नहीं जाता है। जब वो वहां से नहीं जाता है तो लास्ट में वो किस चीज का यूज करते हैं? लास्ट में विट का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअलिटी लेवल, विजडम, उसका यूज वो करते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि मेक दाई आइज द मिरर ऑफ आवर लव, कि अपनी आंखों को हमारे प्रेम का दर्पण बना लो और इन आंखों से लोगों को, समाज को यह बताओ कि प्रेम कैसे होता है, प्रेम का सच्चा पाठ पढ़ाओ, इससे हमारा प्रेम पवित्र होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि मुझे भी और आपको भी इस एफोरिस्टिक स्टाइल के साथ चलना है, इस विट के साथ चलना है। जब लिटरेचर से जुड़े हैं तो लिटरेचर की तरह ही क्यों ना चलें, क्यों ना अपना अंदाज वैसा ही रखें। तो दोस्तों उसी अंदाज से आपको चलना है
ताकि एंजॉयमेंट भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। और कहते हैं ना कि जब खेल खेल में पढ़ाई हो जाए और एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई हो जाए तो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है और वो प्राप्ति ही कुछ और होती है। आपने बचपन में बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी और वो दिल से पढ़ी होंगी, और जो दिल से पढ़ी होंगी वो आपने क्या की होंगी, वो आपने डाइजेस्ट की होंगी। क्योंकि बेकन क्या कहते हैं, फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें टेस्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा वो ये कहते हैं अ फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, अदर्स टू बी स्वैलोड, कुछ किताबें निगल जाने के लिए होती हैं, एंड अ फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें चबाने और पचाने के लिए होती हैं। अब तय आपको करना है कि आप क्या करने वाले हो। तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि चबाओ भी और पचाओ भी। तो क्योंकि अगर जो हम चबाते हैं और पचाते हैं तो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो सही बना रहता है, ऐसे ही किताबों में होता है। अगर जो आप दिल से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो वो चीज स्वतः पच जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। तो दिल में और दिमाग में बैठा लेना है, अच्छी तरह से बिल्कुल लगन के साथ बैठा लेना है। और अगर जो आपने मन लगाकर और अपने एक मन भी लगाना है और दिल भी लगाना है, किससे, इस पढ़ाई से, इस वर्क से, अगर जो आपने इस तरह से अपने आप को जोड़ लिया साहित्य से, तो मैं कहता हूं कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आप उसको यूं ही क्रैक कर देंगे, आसानी से क्रैक कर देंगे, बशर्ते आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको आप स्पेसिफिकली जैसा आपको बताया जा रहा है उसी तरह से तैयार करते रहे। और दोस्तों जो हमारा रिवीजन सेशन होता है, मैं वीक में, जो मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं वो अच्छी तरह जानते भी हैं कि वीक में एक डे ऐसा होता है जो मैं पूरा वीक में पढ़ाता हूं, उसका लाइव रिवीजन सेशन रखता हूं। तो उसमें सारा का सारा जो भी पढ़ाया जाता है वो आपसे डिस्कशन किया जाता है, वो सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाती है, रियलाइव हो जाती हैं। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा रीबर्थ और रिवाइवल हो जाता है उसका। तो वही चीज है कि लिटरेरी वे में आप पढ़ें, लिटरेरी वे में चीजों को समझें और आप ज्यादा सीरियस ना हो, गंभीर ना हो, क्योंकि जो गंभीरता है ना वो आपको डरा देगी। और मैं कहता हूं डरना बिल्कुल मना है। और वैसे भी आपने सुना होगा डर के आगे तो जीत होती है ना, तो डर से आगे निकल कर बढ़ना है और डर के आगे वाला जो कदम है वो जीत का कदम है। तो आपको जीत की तरफ देखना है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ देखना है, आपको जो है हारने की तरफ नहीं देखना है, आपको झुकने की तरफ नहीं देखना है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, जैसे यूलिसिस पोएम में जो यूलिसिस है वो एडवेंचर्स की तलाश करता है और वो ये कह देता है कि मुझे तो अभी आगे बढ़ना है, नॉट टू यील्ड, टू सीक टू स्ट्राइव एंड नॉट टू यील्ड, कि चीजों की प्राप्ति करनी है लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करना है। तो वो आत्मसमर्पण आपको बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। अपनी मेहनत, अपने जज्बे के साथ आपको लगे रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाना है। तो अब बात हम करते हैं Restoration age की। It started in 1660, 1700, 18th century of English literature, Enlightenment, age of prose 1700 to 1798, Romanticism 1798 to 1837, Victorian age 1837 to 1901, Modern age 1901 to 1922, and Postmodern age 1922 till today. So ये हमारा एक चार्ट है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो को भी सुन लेंगे तो दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने इस एज की ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन, जिसकी मैं आउटलाइन नॉलेज आज आपको देने वाला हूं कि क्या इससे पूछा जा सकता है और किस प्रकार से इससे पूछा जा सकता है, वो सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो मैं टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, वो हमारा है ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है ना। इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको अपनी मेहनत में लगना है और किस प्रकार से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो चीज मैंने आपको बताई। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपका जो मन का जो डर है उसको निकाल दूं और अच्छी तरह से आपकी तैयारी कराऊं, ताकि आप मेहनत करते रहें और आपको इससे एक लगाव भी हो जाए। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज से लगाव नहीं होता तो तब तक हम उसको अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकते। दोस्तों ये तो इंसानों में भी होता है ना कि अगर जो हमें किसी सामने वाले से लगाव नहीं है तो हम उसके साथ बैठेंगे नहीं, उसके साथ बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले एक अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। एक जो टीचर है उसका स्टूडेंट के साथ बॉन्ड होना भी बहुत जरूरी है और एक इंटरेक्टिव टीचिंग भी होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको उसी वे में आपको पढ़ना है और उसी वे में मुझे आपको पढ़ाना है। तो बिल्कुल आप एक निश्चिंत होकर और बिल्कुल एक ध्यान से और मन से आप तैयारी करें, बिल्कुल लगन से लगे रहें, तो आप सफलता पा लेंगे।
ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बताया ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में, तो दोस्तों ये जो ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड है लिटरेचर का, इसको जो ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। एक तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश के नाम से। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, अभी मैं हाल ही में, क्योंकि अब हमें पॉइंट टू पॉइंट मेन स्टडी करनी है, क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं वो बताते हुए चलना है, तो वही चीज मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो यहीं पर आपका आंसर आ गया, एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को जाना जाता है। किस नाम से हम जानते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, एंग्लो सैक्सन पीरियड। आई होप कि तैयार हो गया होगा। एंग्लो सैक्सन पीरियड ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड ओल्ड इंग्लिश, ऐसे आप याद रख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। ओल्ड इंग्लिश को हम किस नाम से जानते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये अब दूसरा पॉइंट मैं आपको इसका बता दूं कि ये जो ओल्ड इंग्लिश थी हमारी, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो थी ये हाईली इंपैक्टेड थी, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो थी वो हाईली इंपैक्टेड थी, या फिर हम ये कह ले क्योंकि हर किसी एज पर किसी न किसी लैंग्वेज का एक इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है। अब ये क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये भी आपका पॉइंट तैयार हो गया। द राइटर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वर हाईली इंपैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या बना कि इनमें से किस भाषा से जो इस एज के राइटर्स थे, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स थे, वो किस भाषा से हाईली इंपैक्टेड थे। देन योर आंसर विल बी जर्मन लैंग्वेज। किस भाषा से थे, जर्मन लैंग्वेज से थे, ये आपका आंसर होगा कि ओल्ड इंग्लिश राइटर्स वर हाईली इंपैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। दो क्वेश्चंस यहां पर, बल्कि तीन क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। एक तो पहला कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एज क्या रहा, ठीक है ना, वो आपको तैयार करना है। दूसरा कि जो इसके राइटर्स थे, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, इसको एंग्लो सैक्सन का नाम दिया गया। तीसरा क्वेश्चन, जो राइटर्स थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, वो किससे इंपैक्टेड थे हाईली, तो आपका आंसर आ गया जर्मन लैंग्वेज। वो जर्मन लैंग्वेज से हाईली इंपैक्टेड थे। किससे इंपैक्टेड थे, जर्मन लैंग्वेज से हाईली इंपैक्टेड थे। इतना आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जाना जाता है, और जो राइटर्स थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के वो हाईली इंपैक्टेड थे जर्मन लैंग्वेज से। किससे इंपैक्टेड थे, जर्मन लैंग्वेज से। इनको आपको तैयार करना है, ठीक है ना, इसको आपको तैयार करना है। ये आप देखिए कैडिमंस, जो कैडिमंस की हाइम्स थी, कैडिमंस हाइम जो ये इनकी पोएम है, ये मानी जाती है कि बेस्ट पोएम, बेस्ट सर्वाइविंग पोएम भी हम इसको कह सकते हैं, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम इन इंग्लिश। और किसने इस बात को कहा है, बीड ने। तो आप ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू बीड, according to Bede, this one, Cadmus Hines is considered the oldest surviving poem। ये ध्यान रख लेना, according to Bede, Cadmus Hines is considered the oldest surviving poem। जो फेमस वर्क है और जिसको हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट फेमस वर्क है, वो क्या माना जाता है, कैडमन्स की हाइम्स जो है, जो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम्स ये मानी जाती है। तो ये हाइम्स जो है किसका है, कैडमन्स का है। और इसको किसने कहा, बीड ने कहा। बीड ने क्या कहा, बीड ने ये बात कही कि जो कैडमन्स की हाइम्स है वो सबसे बेस्ट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम मानी जाती है ओल्ड इंग्लिश में। आई होप कि ये पॉइंट आपका तैयार हो चुका होगा।
तो क्या है पहला पॉइंट, आप समझ लीजिए, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को एंग्लो सैक्सन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, जो राइटर्स हुए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के वो हाईली इंपैक्टेड थे जर्मन लैंग्वेज से। तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कैडेमन्स हाइम्स जो है, ठीक है ना, कैडेमन्स हाइम्स जो है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बीट, बीट के अकॉर्डिंग इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम। कैडेमन्स हाइम्स को सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम के नाम से भी जाना जाता है। इतना आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो मैं समझा रहा हूं उसको बस आप दिमाग में बिठाते चलना, मन से पढ़ते रहना, और मैं ये कहता हूं कि जब दूसरी बार आप वीडियो देखेंगे ना तो वो माइंड में ट्रेस हो चुका होगा, और तीसरी बार तो आप बिल्कुल उसका यूं ही क्विकली आंसर दे रहे होंगे, मैं कह रहा हूंगा और आप उससे पहले उसका आंसर दे रहे होंगे। तो इस तरह से आपके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, जो राइटर्स थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के वो हाईली इंपैक्टेड थे जर्मन लैंग्वेज से। तीसरा पॉइंट, जो कैडेमन्स की हाइम्स है वो बीट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बीट के अकॉर्डिंग ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम है। अब आपको लग रहा होगा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों, कि जो स्टाइल होने वाला है हमारा वो एफोरिस्टिक होने वाला है। एफोरिस्टिक स्टाइल कहने का मतलब सूक्ष्म पढ़ोगे, कम उसमें पढ़ोगे, पॉइंट्स में पढ़ोगे, लेकिन डीप में पढ़ोगे, मतलब पॉइंट में पढ़कर भी आप डेप्थ में चले जाओगे, कहने का मतलब गागर में सागर हो जाएगा। तो वही तरीका हम यहां पर आजमाने वाले हैं, और सॉरी मैं गलत बोल गया, आप जो हाँ ये जो तरीका है हम फॉलो करने वाले हैं, इस तरीके को हम फॉलो करेंगे और इस तरीके से ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इस समय कम है, समय कम होने की वजह से मैं आपको यहां पर इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से तैयार हो सके और आपको समझ में भी चीजें आ सके। और मेरी आदत ये रहती है, चाहे मैं भले ही पॉइंट में पढ़ाऊं, मैं उसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हुआ चलता हूं ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए और आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि रुचि सबसे बड़ी चीज होती है। तो अगर जो आप अपनी रुचि को बनाकर चलेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ, द राइटर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वर हाईली इंपैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। फिर इसके बाद कैडेमन्स हाइम्स अकॉर्डिंग टू बीट इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम। जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम है कैडेमन्स हाइम्स, उसको माना जाता है किसके अकॉर्डिंग, बीट के अकॉर्डिंग। इतना आपके आई होप की तैयार हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों ये एक पॉइंट आता है कि जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स थे इस एज के, मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था उसके जो अधिकतर राइटर्स थे वो एनोनिमस थे। कहने का मतलब उनके जो वर्क्स थे उनका यही नहीं पता कि उनके राइटर्स कौन थे। ऐसे काफी वर्क्स ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं जिनके राइटर का ही पता नहीं पढ़ पाता कि उसके राइटर्स कौन थे, इनके राइटर्स कौन थे। और दोस्तों अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमें दो पड़ाव में, दो फेज में हम कह सकते हैं, दो फेज में हमें इनकी राइटिंग देखने को मिलती है। वो दो फेज कौन कौन से थे, ध्यान रख लेना। वो थे, एक तो था जर्मेनिक, क्योंकि किससे इंपैक्टेड थे, जर्मन लैंग्वेज से इंपैक्टेड थे। और दूसरा क्या था, दूसरा जो थे वो आपकी इंग्लिश आ जाती है, जो हमारी इंग्लिश है, तो इंग्लिश का तो यूज था ही, और इंपैक्ट किसका था, जर्मन का था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्टली रेफरेंस लिया गया इसमें, और रेफरेंस जो इसके वर्क्स में लिया गया वो जर्मेनिक था, और इसके अलावा क्रिश्चियन था। मतलब क्रिश्चियन जो रेफरेंस था, क्रिश्चियन वर्क्स का, स्पेशली बाइबल्स का रेफरेंस, बाइबलिक वर्क्स का, जाम्स का रेफरेंसेस, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। इस एज में हमें वो चीज देखने को मिलती है। तो आप ध्यान रख लेना कि क्रिश्चियन और जर्मेनिक जो थे दो इसके फेज रहे, या फिर हम जर्मेनिक और इंग्लिश दो फेज इसके कह सकते हैं। और बाइबल का रेफरेंस जो था वो मेन सोर्स के रूप में इस एज में हमें देखने को मिलता है। किसका रेफरेंस, बाइबल का रेफरेंस इस एज के वर्क्स में मेन रूप से देखने को मिलता है। कहने का मतलब जो स्टोरीज हैं वो डिवाइन सोर्सेज पर आधारित हैं, जो स्टोरीज हैं वो कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल एलिमेंट्स पर आधारित हैं, जो स्टोरीज हैं वो कहीं ना कहीं मॉरलिटीज जो होती हैं या फिर मिरेकल प्लेस जो होते हैं वो इस पार्ट पर आधारित हैं। अब दोस्तों ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे, जो एंग्लो सैक्सन्स की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एंग्लो सैक्सन्स आखिर आए कहां से थे एंग्लो सैक्सन्स। तो इसको ध्यान रख लेना। ये आए थे हमारे जर्मनी से। कहां से आए थे दोस्तों, एंग्लो सैक्सन्स जो थे
वो जर्मनी से आए थे, इस चीज को ध्यान रख लेना। एंग्लो सैक्सन्स केम फ्रॉम जर्मनी एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। एंग्लो सैक्सन्स केम फ्रॉम जर्मनी एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। एंग्लो सैक्सन्स जो थे कहां से आए? जर्मनी से आए, और कहां सेटल्ड हो गए? इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। एंग्लो सैक्सन्स केम फ्रॉम जर्मनी एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। एंग्लो सैक्सन्स केम फ्रॉम जर्मनी एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। अगर जो क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एंग्लो सैक्सन्स कहां से आए, तो आपका आंसर होगा जर्मनी से आए, और कहां सेटल हो गए? इंग्लैंड में सेटल हो गए। तो एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो कहां से आए? वो जर्मनी से आए, और कहां सेटल हो गए? इंग्लैंड में सेटल हो गए। एंग्लो सैक्सन्स कहां से आए? जर्मनी से आए, और कहां पर सेटल हुए? इंग्लैंड में सेटल हुए। तो दोस्तों इस तरह से आप तैयार रख लीजिए, एंग्लो सैक्सन्स जर्मनी से आए और इंग्लैंड में सेटल हो गए। कहां पर सेटल हो गए? इंग्लैंड में सेटल हो गए। इतना आप ध्यान रख लीजिए। और स्पेशली उन्होंने उसको नाम दिया ग्रेट ब्रिटेन। तो दे सेटल्ड इन इंग्लैंड, और वी कैन आल्सो से ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में वो सेटल हो गए। ठीक है, तो जर्मनी से आए और सेटल इन इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। इन 3 पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया? इस 3 पार्ट्स को हमने नाम दिया 3 ट्राइब्स। 3 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे। जो एंग्लो सैक्सन्स थे कितने पार्ट में डिवाइडेड थे? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जिनको हमने 3 ट्राइब्स नाम दिया। क्या नाम दिया साथियों? 3 ट्राइब्स। 3 ट्राइब्स का हमने इसको नाम दिया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि ये 3 ट्राइब्स कौन से थे? जब ये 3 ट्राइब्स में बटे हुए थे तो ये 3 ट्राइब्स कौन कौन से थे? ये अलग अलग प्रजातियां एंग्लो सैक्सन्स की कौन कौन सी थी, उनके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन 3 के बारे में बताइए, ये 3 कौन थे? तो सबसे पहले तो हमारे आएंगे ये जो एंग्लोस की बात करते हैं, एंजल्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें आता है सैक्सन्स, और इसके बाद दोस्तों इसमें आता है जूट्स। ये 3 पार्ट में बटे थे। नंबर 1 एंगल्स, नंबर 2 सैक्सन्स, और नंबर 3 जूट्स। तो इन 3 फेजेस में ये बटे हुए थे। ध्यान रख लेना, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ठीक है, इसको आप एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, और इसको आप एएसटी के नाम से भी याद रख सकते हैं, एएसटी, क्योंकि वहां पर ये जो है 3 ट्राइब्स अगर जो दी होंगी, अलग अलग 3 ट्राइब्स दी होंगी, और स्पेशली ये हमारे एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। और एंग्लो सेक्शन इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एंग्लो सेक्शन तो एंग्लो सेक्शन होता ही है, तो ये जो एंगल्स है ये किससे? एंग्लो से आ गया। सेक्शन सेक्शन है ही, और फिर इसके बाद जूट्स आपको याद रखना है। तो याद रख लीजिए कि एंगल जो, या फिर आप ये याद रख लीजिए एंगल सेक्शंस जूट के कपड़े पहनते थे, इस तरह से याद रख लीजिए। कुल मिला के याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है, तो हमें तो एंगल सेक्शंस एंड जूट्स, इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे। तो एंग्लो सेक्शंस जो थे वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थे साथियों? वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? नंबर 1 एंगल्स, नंबर 2 सेक्शंस, और नंबर 3 जूट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? एंगल, सेक्शंस एंड जूट्स। क्वेश्चन ये आ जाए कहां से आए, तो आपका आंसर होगा कि वो जर्मनी से आए, और कहां सेटल हो गए? वो ब्रिटेन में सेटल हो गए। क्वेश्चन ये आ जाए किस भाषा से हाईली इंपैक्टेड थे, तो आपका आंसर होगा जर्मनी भाषा से वो हाईली इंपैक्टेड थे। क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या क्या सोर्सेज थी, तो आपका आंसर होगा जर्मनी के क्रिश्चियन सोर्सेज थी, और क्रिश्चियन में बाइबल मेन सोर्स थी। इसके अलावा राइटर्स कैसे थे, मतलब वर्क्स तो उनके वो एनोनिमस राइटर्स थे, जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स इसमें लिखे गए वो एनोनिमस राइटर्स के लिखे गए। अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए कि हाइम किसका वर्क है, कैडेमंस का वर्क हाइम है, और किसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट वर्क, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है, बीड के अकॉर्डिंग इसको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क भी माना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों अब ये क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट फेमस जो पोएम है, मोस्ट फेमस पोएम, और किस एज की मोस्ट फेमस पोएम? ओल्ड इंग्लिश की मोस्ट फेमस पोएम, या फिर हम कह लें कि एंग्लो सैक्सन की मोस्ट फेमस पोएम कौन सी है? जो मोस्ट फेमस पोएम है इस एज की वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है बियोल्फ। बियोल्फ जो है वो इस एज की मोस्ट फेमस पोएम मानी जाती है। कौन सी पोएम? बियोल्फ जो है बियोल्फ इस एज की मोस्ट फेमस पोएम मानी जाती है। बियोल्फ कैसी जो पोएम है
वो इस एज की कैसी पोएम मानी जाती है? मोस्ट फेमस पोएम मानी जाती है, एनोनिमस राइटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ दिस एज, ये जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स है वो रिटन बाय एनोनिमस राइटर्स। एनोनिमस क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं चला कि किसने लिख दिया ये वर्क, तो ये एनोनिमस है। तो इस तरह से बियोल्फ जो है मोस्ट फेमस वर्क, इस एज का मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है, मोस्ट फेमस पोएम कह लीजिए, मोस्ट फेमस वर्क कह लीजिए, जो बियोल्फ है वो माना जाता है। और जो कैडमेंस हाइम्स है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है, या फिर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वो मानी जाती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। तो इतना आपके पॉइंट्स आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कैडमेंस हाइम्स जो है वो क्या है, वो ओल्ड सर्वाइविंग पोएम है, और बियोल्फ जो है वो मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है। बियोल्फ किसका? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, या फिर कहिए कि ओल्ड सेक्शन इंग्लिश लिटरेचर का जो फेमस वर्क है वो बियोल्फ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किससे इंपैक्टेड थे, जर्मनी से इंपैक्टेड थे और क्रिश्चियनिटी से इंपैक्टेड थे। मतलब दो फेज में बांटा गया, और क्रिश्चियन में भी क्या सोर्स? बाइबल मेन सोर्स था इनका। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो एनोनिमस थे, जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स थे वो कैसे थे? वो एनोनिमस थे। और इसके अलावा जो एंग्लो सैक्सन्स थे वो कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। और कहां सेटल हो गए थे? वो ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हो गए थे। जर्मनी से आए थे, ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हो गए थे। और कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 ट्राइब्स में डिवाइड है, एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स। ध्यान रखना, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। तो और या फिर हम ये याद रख लें कि एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो जूट के कपड़े पहनते थे। इस तरह से आप याद रख लें, 3 ट्राइब्स जो आपके बढ़ जाएंगे। तो एंग्लो सैक्सन्स एंड जूट्स, ये 3 उसमें पार्ट्स में ये लोग डिवाइडेड थे। ठीक है, कितने वो थे इसमें? 3 फेजेस थे, एंग्लो सैक्सन और जूट्स। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कहने को तो ये ग्रेट ब्रिटेन में आए, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी का इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला, लेकिन यहां पर एक छोटा सा एक डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है, एक छोटा सा एक विविधता भी देखने को मिलती है। जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया। एंग्लो सैक्सन्स जो थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया। ध्यान रखना क्वेश्चन का पॉइंट, एंग्लो सैक्सन्स ने क्या क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया? तो आपका आंसर होगा नो, दे डिड नॉट फॉलो क्रिश्चियनिटी। तो फिर क्या फॉलो किया? तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्होंने पैगन रिलीजन को, जो हमारा ये पैगन रिलीजन होता है, पैगन धर्म, पैगन रिलीजन को फॉलो किया। जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया, बल्कि किसको फॉलो किया? पैगन रिलीजन को फॉलो किया। तैयार है क्या ये पॉइंट आपके अच्छी तरह से, कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्होंने किस रिलीजन को फॉलो किया? तो आपका आंसर होगा उन्होंने पैगन रिलीजन को फॉलो किया। क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया, उन्होंने पैगन रिलीजन को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? पैगन रिलीजन को फॉलो किया, क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया। किसने? एंग्लो सैक्सन्स ने जो थे क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया था, उन्होंने पैगन रिलीजन को फॉलो किया था। एंग्लो सैक्सन्स ने पैगन रिलीजन को फॉलो किया था। अब इसके अलावा यह भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में तो पैगन रिलीजन को फॉलो किया, लेकिन क्रिश्चियनिटी से उनका टच कब बनने लगा? क्रिश्चियनिटी से उनका इन्फ्लुएंस कब होने लगा? कब वो इन्फ्लुएंस हुए क्रिश्चियनिटी से? क्रिश्चियन रिलीजन से कब इन्फ्लुएंस उनका देखने को मिलता है? तो दोस्तों याद रख लेना, नियर अबाउट 8th सेंचुरी, नियर अबाउट 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के लगभग, नियर अबाउट 8th सेंचुरी, एंग्लो सैक्सन्स स्टार्टेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड विद क्रिश्चियनिटी। जो ये एंग्लो सैक्सन्स थे, दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी। कब? 8th सेंचुरी में। याद रख लेना कि इन द 8th सेंचुरी एंग्लो सैक्सन्स जो 8th सेंचुरी में थे, या फिर नियर अबाउट 8th सेंचुरी, एंग्लो सैक्सन्स इन्फ्लुएंस्ड जो थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए बाय क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। कब? जो 8th सेंचुरी थी उसमें ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, किससे? क्रिश्चियनिटी से। आई होप कि आपका ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद दोस्तों इसमें ये चीज आती है, इस एज की मेजर सोर्सेस क्या रहे? ये जो हमारा एज रहा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसमें वर्क किस चीज पर सबसे ज्यादा हुआ? जो मेजर सोर्सेस थी वो इसकी क्या रही? तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन में दिया हुआ होगा दोस्तों, सॉन्ग्स एंड पोएम्स। सॉन्ग्स एंड पोएम्स, क्या आपका आंसर होगा? सॉन्ग्स एंड पोएम्स जो थे वो मेजर सोर्सेस थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। हम इस तरह से आप लिख सकते हैं, सॉन्ग्स एंड पोएम्स वर द मेजर सोर्सेस ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर।
ठीक है ना। सॉन्ग्स एंड पोएम्स मैं लिख ही देता हूं इसे, वर दी मेजर सोर्सेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश। दोस्तों अगर जो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, और इसके साथ साथ आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी जो है अपने इसका यूटिलाइज कर सकें और चीजों को समझ सकें, क्योंकि दोस्तों शिक्षा को जितना फैलाएंगे उतना शिक्षा फैलती चली जाएगी। तो यहां पर आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो भी मिलते रहें। जो रेगुलर अपडेट्स हैं वीडियोस के जो मैं बनाता रहता हूं वो भी आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ जो मेरे साथी मेरे इस पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझसे मेरे दिए हुए नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9756055255 इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों जो हमारा ये कोर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूपी असिस्टेंट टीचर जो है एडेड कॉलेज के लिए जो चल रहा है, इसकी फीस है 2500 रुपीज। अगर जो आप यूपी टीजीटी करना चाहते हैं तो 4000 रुपीज की फीस है, जिसका भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर जो आप पीजीटी करना चाहते हैं तो 7000 की फीस है। ये 4000 और 7000 यूपी टीजीटी पीजीटी में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि हार्ड कॉपी में है, कंप्यूटर टाइप है, जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। और ये जो कोर्स है प्रेजेंट में करंट में आपको ये 2500 का है। इसमें जीएस प्लस इंग्लिश, जीएस के सारे पोर्शंस जो कि नितिन सर आपको करा रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ वो आपको तैयार करा रहे हैं। तो सब चीजें चाहे करंट हो चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ तैयार कराया जाएगा। और इंग्लिश की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा भरोसा कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट अगर जो हम किसी पर करते हैं तो वो ट्रस्ट ही हमें जो है या तो दगा देता है या वफा देता है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेरे ज्ञान को देखकर क्या लग रहा होगा कि क्या मैं आपको यहां पर दगा देने के लिए बैठा हूं, शायद बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर जो मैं ऐसा करूंगा तो मुझे नहीं लगेगा कि मैं एक टीचर बनने के भी लायक हूं। क्योंकि एक आदर्श टीचर, एक आइडियल टीचर वो होता है जो अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। तो दोस्तों मैं तो एक ऐसी ही माटी का बना हूं, तो क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो यही है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, जो मेरे आइडियल टीचर है उन्होंने मुझे सिखाया है। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा तुम अपनी शिक्षा को दूसरों को इतना फैलाना, इतना देना और इस तरह से देना कि कभी उसमें वो चीजें ना आए कि बहुत से लोग टीचर छुपाते हैं अपनी शिक्षा को, अपने अंदर रखते हैं कि मैं गुरु हूं तो मैं गुरु ही रहूंगा। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि शिक्षा को जितना बढ़ावा दोगे शिक्षा उतनी बढ़ेगी, वो कभी घटेगी नहीं। तो दोस्तों वही चीज है, मैं कोशिश करता हूं अपना बेस्ट देने की, और मुझे उम्मीद है कि आप उस बेस्ट को, जो मेरा आउटपुट होगा उसका आप अच्छी तरह से उसको ग्रहण करेंगे, और आगे वाली जनरेशन में भी आप उसी तरह से लोगों को शिक्षा देते रहेंगे। तो ये तो एक चेन होती है जो कि सीरीज में चलती रहती है। तो आप भी उसी मेहनत से पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, तो आप जो है एक वास्तव में एक आइडियल टीचर आप कहलाएंगे, और लोग आपको प्रेज भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे, अगर जो आप अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि छुपाना एक टीचर की आदत नहीं होनी चाहिए कि अपनी नॉलेज है तो कुछ चीज मैं अपने जो ट्रिक्स है उनको छुपा कर रखूं, नहीं, कुछ नहीं। और ज्ञान की गंगा है, बहाते रहिए। तो वही चीज है दोस्तों, अगर जो आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो मेजर सोर्सेज जो थी वो इस एज की कौन सी थी, एक तो सॉन्ग्स और दूसरा पोएम्स। सॉन्ग्स और पोएम्स जो थे वो मेजर सोर्सेज रहे इस एज के। कौन? सॉन्ग्स एंड पोएम्स। अगर जो क्वेश्चन आता है कि टू मेजर सोर्सेज ऑफ दिस एज, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन पीरियड, तो आपका आंसर होगा सॉन्ग्स एंड पोएम्स। सॉन्ग्स एंड पोएम्स जो थे वो मेजर सोर्सेज रहे। अब इसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज आती है, स्कोप क्या होता है, व्हाट इज स्कोप। स्कोप किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको स्कोप बोला जाता है। तो ये क्या होता था, और ये जो स्कोप जो वर्ड है दोस्तों, ये मोस्ट पॉपुलर हुआ किसमें, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में या एंग्लो सैक्सन पीरियड में।
एंग्लो सैक्सन पीरियड में स्कॉप एक वर्ड दिया गया, किसको दिया गया? एक ऐसा व्यक्ति जो पोएट्री या सॉन्ग को गाया करता था। तो स्पेशली आप इसका ये लिखेंगे, पोएट्री ऑब्लिक सॉन्ग सिंगर, पोएट्री ऑब्लिक सॉन्ग सिंगर। ये मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर हुआ करता था एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का, और इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी। स्कॉप क्या था? स्कॉप को पोएट्री और सॉन्ग सिंगर को कहा जाता है। दोस्तों ये आपको तैयार करना है, स्कॉप क्या है? पोएट्री या सॉन्ग सिंगर को कहा जाता है। और ये क्या होता था? ये मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर होता था किसका? एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का। एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर कौन होता था? स्कॉप होता था। एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर स्कॉप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्कॉप को क्या कहा जाता है? एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर कौन है? स्कॉप है। स्कॉप कौन है? स्कॉप जो है पोएट्री सॉन्ग सिंगर को कहा जाता है, और वो मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर है एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का। आप आई होप कि ये भी तैयार हो चुका होगा, ये भी आपके अच्छी तरह से मतलब दिमाग में फिट हो गया होगा कि स्कॉप क्या है। स्कॉप प्रोमिनेंट मेंबर है किसका? एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का। अब बात ये आती है कि जो स्कॉप्स थे, जो ये स्कॉप्स हुआ करते थे, ये मेनली कब गाया करते थे और क्या चीज गाते थे? ये आपको पता ही है, सॉन्ग्स या पोएम्स गाते थे। और लेकिन स्कॉप्स जो थे, सिंगर्स थे, इनका रोल कब होता था? कब हमें इनका रोल देखने को मिलता था? किस समय ये गीत को गाया करते थे? तो ये ध्यान रख लेना, स्कॉप्स यूज्ड टू सिंग अ पोएट्री और सॉन्ग। स्कॉप्स यूज्ड टू सिंग अ पोएट्री और सॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन द एप्रिसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये मृत्यु के बाद में, आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन इन हिज एप्रिसिएशन, उस तब ये गीत गाते थे। तो आप कैसे याद रखेंगे? जो स्कॉप्स थे, यहीं पर मैं इसको लिख देता हूं, यूज्ड टू सिंग अ पोएम और सॉन्ग in the appreciation of a person after his death। तो इतना याद कर लीजिए दोस्तों। आप खुद सोच रहे होंगे, खुद देख रहे होंगे कि कितने पॉइंट्स मैंने आपको तैयार करा दिए हैं। इसी तरह से मैं आपको पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तैयार कराने वाला हूं। पूरे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और उसके पॉइंट्स के बाद राइटर्स की बात आती है, राइटर्स माइंड में सेट हो जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। इस वे में मैं आपकी तैयारी कराना चाहता हूं। अगर जो आप खुद भी तैयार करते हैं तो दोस्तों इसी अंदाज से आप तैयार कीजिए, और मैं कहता हूं इस तरह से आप इस पर्टिकुलर वे में इस तरह के नोट्स बनाकर आप तैयार करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। तो यूज्ड जो स्कॉप थे, जो पोएट्री और सॉन्ग, ठीक है, स्कॉप मतलब पोएट्री और सॉन्ग है, और वो जो थे, और इसके अलावा प्रोमिनेंट मेंबर थे एंग्लो सैक्सन सोसाइटी के। और जो स्कॉप क्या करते थे? यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग और पोएम इन द एप्रिसिएशन ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। उसकी मृत्यु के बाद में, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद में वो सॉन्ग या पोएम को गाया करते थे, जो स्कॉप हुआ करते थे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इतना आपके क्लियर हो चुका होगा, इतना जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर जो सॉन्ग्स और पोएम्स जो थे वो मेजर सोर्सेज रहे इस एज के। स्कॉप जो थे वो प्रोमिनेंट मेंबर थे एंग्लो सैक्सन सोसाइटी के, और स्कॉप जो है पोएट्री और सॉन्ग सिंगर को कहा जाता था। और वो कब गीत गाते थे? जब कोई मर जाता था, उसकी मृत्यु के बाद में उसकी तारीफ के गीत, उसकी प्रशंसा के गीत वो गाया करते थे, जो स्कॉप हुआ करते थे। तो स्कॉप का रोल हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, कि ये जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हमारी रही, इसके प्रिंसिपल्स क्या रहे।
प्रिंसिपल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के प्रिंसिपल्स क्या रहे, एंग्लो सैक्सन पीरियड के प्रिंसिपल्स क्या रहे, स्पेशली हम बात कर रहे हैं जो इनका वर्क था उस वर्क में क्या प्रिंसिपल्स रहे, किस बारे में जो वर्क्स थे वो लिखे गए, उनकी जो थीम्स थी, जो सोर्सेज थी, वो कहां से आई, उन चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है रिलीजन। क्या आता है? रिलीजन। कुल मिलाकर ये लोग धर्म के बड़े अडिक्ट थे, धर्म के ऊपर चीजों को लिखते थे, तो धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई चीजें होती थी, चाहे वो पैगनिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, चाहे वो जर्मन इन्फ्लुएंस हो, तो वो सब चीजें किससे जुड़ी हुई थी? रिलीजन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इस एज में दूसरी चीज हम देखने को मिलेगी हमें, लव और अफेक्शन भी कह सकते हैं ऑफ वुमेनहुड। लव ऑफ वुमेनहुड या फिर वुमेनहुड के प्रति प्रेम, लव फॉर वुमेनहुड, सॉरी, लव फॉर वुमेनहुड, ये हमें देखने को मिलता है इस एज में। क्या? लव फॉर वुमेनहुड। लव फॉर वुमेनहुड मतलब कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि वुमेन के बारे में इसमें ये वर्क लिखे गए। इसके अलावा इस एज के वर्क में हमें देखने को मिलती है एडवेंचर स्पिरिट। एडवेंचर स्पिरिट देखने को मिलती है, एक साहसिक जो वर्क है, जो टेल्स ऑफ करेज है, वो हमें देखने को मिलती है। साहस की जो कहानियां जिनको हम बोलते हैं, वो साहस की कहानियां भी हमें इसमें देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? वर्क में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। ग्लोरी के लिए संघर्ष जो होता है वो राइटर की कलम में देखने को मिलता है, कवि की कलम में देखने को मिलता है। कब? इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो रिलीजन आता है, लव फॉर वुमेनहुड आता है, एडवेंचर स्पिरिट आती है, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, जो ग्लोरी है उसके प्रति, उसके लिए स्ट्रगल, संघर्ष करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया तो दोस्तों संघर्ष करते हैं तो जीत तो मिल ही जाती है। तो अगर जो हम संघर्ष ही नहीं करेंगे, हम अपने घुटने टिक देंगे, तो जीत कहां से मिलेगी, कहां से सफलता मिलेगी? तो संघर्ष तो सभी लोग करते आए हैं, और संघर्ष तो इन्होंने भी क्या है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वालों ने। तो भाई हम तो पोस्ट मॉडर्निज्म के लोग हैं, तो हमें तो संघर्ष करना ही करना है, और सफलता पाने के लिए संघर्ष तो एक मेन कड़ी है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आज का जो संघर्ष है आपका, वो कल के लिए आपकी एक कंफर्ट लाकर बन सकता है, कल के लिए आपकी राहत बन सकता है। तो ये चीज है कि अगर जो आपको कल राहत चाहिए, कल सुकून चाहिए, तो आज थोड़ा सा दर्द भी सह लीजिए। क्योंकि मूव का एड भी आपने देखा होगा, एक मूव का एड आता है टेलीविजन पे, उसमें भी ये कहा गया है आहा से आहा तक, वो कहते हैं ना आहा से आहा तक। तो वही सिचुएशन है दोस्तों, वो तो मूव लगा के आहा से आहा हो जाते हैं, आप पढ़ाई करके आहा से आहा हो जाइए, और क्या है, और कुछ नहीं है। और बस अगर जो आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे आहा से आहा तक। तो आहा तक हमें पहुंचना है, कहने का मतलब उस सफलता तक, उस शिखर तक हमें पहुंचना है, और शिखर तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो बनता है। तो संघर्ष कीजिए, जीवन की जरूरी कड़ी है संघर्ष। तो स्ट्रगल फॉर ग्लोरी इन्होंने भी किया, और वो चीज, वो रिफ्लेक्शन इनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है, ओल्ड इंग्लिश राइटर्स के वर्क्स में वो संघर्ष हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो स्ट्रगल फॉर ग्लोरी इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लव फॉर नेचर, लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति जो प्रेम होता है, प्रकृति का जो प्रेम होता है, लव फॉर नेचर, वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। लव फॉर नेचर क्या देखने को मिलता है? लव फॉर नेचर, प्रकृति का जो प्रेम है वो भी हमें देखने को मिलता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, लव फॉर नेचर। और इसके साथ साथ दोस्तों सभी चाहते हैं कि मैं आजाद परिंदे की तरह उड़ूं, मेरी लेखनी में स्वतंत्रता हो, कोई रोक रुकाव ना हो, किसी प्रकार की एक रेस्ट्रिक्शन ना हो, किसी प्रकार का एक ऑब्स्टिकल ना हो। तो समझ गए होंगे आप बात, मैं पर्सनल फ्रीडम की कर रहा हूं। तो ये भी इसकी एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है, पर्सनल फ्रीडम। ये पर्सनल फ्रीडम भी एक मेजर प्रिंसिपल रहा। जो पर्सनल फ्रीडम था ये भी एक मेजर प्रिंसिपल रहा। किस एज का मेजर प्रिंसिपल रहा? ये मेजर प्रिंसिपल रहा आपके एंग्लो सैक्सन पीरियड का। किसका मेजर प्रिंसिपल रहा? एंग्लो सैक्सन पीरियड का ये एक मेजर प्रिंसिपल रहा। क्या? पर्सनल फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं पर्सनल फ्रीडम। तो ये पर्सनल फ्रीडम इसका मेजर वो रहा।
जो एक सोर्स हम कह सकते हैं, मेजर प्रिंसिपल रहा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड, एडवेंचर ऑफ स्पिरिट और एडवेंचरस स्पिरिट, और स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, लव फॉर नेचर, पर्सनल फ्रीडम, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, और वी कैन आल्सो से एंग्लो सैक्सन इंग्लिश लिटरेचर। ये इसके मेन प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कैडेमन्स हाइम्स वर्क है उनका, कैडेमन्स हाइम्स जो मैंने आपको बताया था, बीड ने बताया था कि मोस्ट सर्वाइवल वर्क माना जाता है ये इस पीरियड का इंग्लिश का। तो कैडेमन्स, और इसके अलावा साइन वुल्फ, ध्यान रखना, कैडेमन, साइन वुल्फ, एक तो कैडेमन हो गए हमारे, एक साइन वुल्फ हो गए, और इसके बाद में आते हैं किंग एल्फ्रेड। अगेन आई रिपीट, नंबर 1 कैडेमन, नंबर 2 साइन वुल्फ, और नंबर 3 किंग एल्फ्रेड। और इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं वुल्फस्टन। ये मेजर राइटर्स थे इस एज के। मेजर राइटर्स कौन कौन से थे? आई अगेन रिपीट, नंबर 1 कैडेमन थे, नंबर 2 साइन वुल्फ थे, नंबर 1 कौन थे? कैडेमन थे, नंबर 2 साइन वुल्फ थे, नंबर 3 पर किंग एल्फ्रेड आते हैं। नंबर 3 पर कौन आते हैं? किंग एल्फ्रेड आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया वुल्फस्टन। ये मेजर राइटर्स रहे, किस एज के मेजर राइटर्स रहे? ये मेजर राइटर्स रहे एंग्लो सैक्सन पीरियड के, यानी कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के मेन राइटर्स ये रहे। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो ये एंग्लो सैक्सन पीरियड है, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड भी कहते हैं, ये जो एंग्लो सैक्सन राइटर्स थे वो हाईली इंपैक्टेड थे किससे? जर्मन लैंग्वेज से ये हाईली इंपैक्टेड थे। इसके अलावा जो कैडेमन्स का हाइम्स है, कैडेमन्स हाइम्स जो है बीड के अनुसार, बीड ने कहा था कि मोस्ट सर्वाइवल वर्क है कैडेमन्स हाइम्स। और बियोल्फ जो है, बियोल्फ जो कि एक एनोनिमस राइटर के द्वारा लिखा गया मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। और कौन से इंग्लिश लिटरेचर का? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो बियोल्फ है वो मोस्ट फेमस वर्क इसमें माना गया है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो दो फेजेस में ये बटा था, एक जर्मनिक था और एक क्रिश्चियन था। जर्मनिक और क्रिश्चियन दो फेजेस में ये बटा था, और मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो थे इस एज के वो एनोनिमस थे। जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स थे वो कैसे थे? एनोनिमस थे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया एंग्लो सैक्सन्स कहां से आए थे? एंग्लो सैक्सन्स जर्मनी से आए थे, और सेटल कहां हो गए थे? वो सेटल हो गए थे जो ग्रेट ब्रिटेन में। एंग्लो सैक्सन्स कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे, और वो सेटल कहां हुए? वो ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हुए। इसके बाद मैंने आपको बताया था 3 फेजेस में ये बटे हुए थे, 3 पार्ट में बटे हुए थे। और इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, एंग्लो सैक्सन्स जूट के कपड़े पहनते थे, इतना याद रख लेना। एंग्लो सैक्सन्स जूट, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, ये 3 फेजेस थे जिसमें ये बटे हुए थे, 3 ट्राइब्स थे। और इसके अलावा ये लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे, दे डिड नॉट फॉलो क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को तो ये इंपैक्ट होने लगे, इन्फ्लुएंस होने लगे 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में। लेकिन ये फॉलो किसको करते थे? फिर क्रिश्चियनिटी को नहीं करते थे तो ये फॉलो करते थे पैगन रिलीजन को। किसको फॉलो करते थे? पैगन रिलीजन को ये लोग फॉलो किया करते थे। तो ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे, पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि 8वीं शताब्दी में ये जो थे क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस्ड होने लगे थे। सॉन्ग्स और पोएम्स जो थे वो इस एज के मेजर सोर्सेज रहे। क्या मेजर सोर्सेज रहे? सॉन्ग्स और पोएम्स इस एज के मेजर सोर्सेज रहे थे, जो सॉन्ग्स थे और पोएम्स थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्कोप क्या होता है? पोएट्री और सॉन्ग को जो गाने वाला होता था, पोएट्री और सॉन्ग को जो गाने वाला होता था उसको स्कोप कहा जाता था। स्कोप वाज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी। एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का एक प्रोमिनेंट मेंबर होता था जिसको स्कोप का नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? स्कोप का नाम दिया जाता था। बात यह आती है ये स्कोप का रोल कब होता था? दोस्तों जब कोई मर जाता था, किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसकी मृत्यु के पश्चात जो शोक गीत गाया जाता था, उस शोक गीत को गाने वाला होता था स्कोप। तो वो शोक गीत जो था और उसकी एप्रिसिएशन में वो गाता था, उस एप्रिसिएशन में, उस मृतक व्यक्ति की एप्रिसिएशन में गाए जाने वाला जो गीत था स्कोप, ठीक है ना, स्कोप उस गीत को गाता था। उसकी एप्रिसिएशन में जो गीत गाता था वो कौन गाता था? स्कोप गाता था। तो स्कोप ऐसे थे जो कि एप्रिसिएशन में गीत गाया करते थे। इसके बाद दोस्तों मैंने प्रिंसिपल्स की बात की, तो इस एज में जो प्रिंसिपल्स रहे वो आपको बताया, रिलीजन था, लव फॉर वुमेनहुड था, एडवेंचर स्पिरिट था, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी था, लव फॉर नेचर था, और पर्सनल फ्रीडम, ये इस एज के मुख्य प्रिंसिपल रहे। आई होप कि आपको जो ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, एंग्लो सैक्सन पीरियड है, इसके पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि जिस रणनीति से मैं आपके साथ चल रहा हूं और जिस रणनीति से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, उस रणनीति से
केवल विजय के बारे में सोचा जा सकता है, पराजय के बारे में सोचा नहीं जा सकता। और मैं तो दोस्तों अपनी जिंदगी में जो आइडियल लाइंस है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहता भी हूं, आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वंस फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। और यहां तक कि आप कभी मेरी क्लास में आपको आने का मौका भी मिलेगा तो वहां पर भी ये कोट स्पेशली आपको दिखाई देगी, आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वंस फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा जो कि मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। तो दोस्तों कोई भी एग्जाम क्यों ना आ जाए, अगर तो उससे पहले आप ये ठान लेते हैं मैं एक योद्धा हूं और मैं उस योद्धा की तरह लड़ता रहूंगा, तो विजय तो आपको मिलनी ही है। फिर पराजय की मत सोचिए। तो पराजय की सोचोगे तो मन में शंका पैदा होगी, मन में बहुत डाउट होगा, और ये डाउट जो होता है पतन की निशानी होता है, ये पतन की तरफ लेकर जाता है। लेकिन हमें पतन की तरफ नहीं देखना, हमें उत्थान की तरफ देखना है, हमें ऊपर की तरफ देखना है, नीचे की तरफ नहीं देखना है। और जब हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो पीछे देखना नहीं है, आगे बढ़ते समय पीछे नहीं मुड़ना है। तो दोस्तों उसी उम्मीद के साथ तैयारी करते रहिए। अगर जो आप मेरी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, so please do subscribe it and do not forget to press the bell icon to get the regular updates. Thank you very much.